Hello students. So we will continue in this lecture with energy of an electron, total energy of an electron in Bohr's model of an atom. So let us see. Total energy of electron as total energy equals to, हम इसको E पुट करेंगे तो energy equals to kinetic energy. It is the sum of kinetic energy plus potential energy. अब देखो kinetic energy of a moving particle क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर mass into velocity plus potential energy. Potential energy equals to होती है माइनस kz e square upon r. This is potential energy between two charged particles. इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. अब देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर पुट कर सकते हैं. नाउ देखो एज एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपना किसके इक्वल आया था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एम बी स्क्वायर बराबर आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर तो एनर्जी कम्स टू बी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अब इसको सोल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एनर्जी इक्वल्स टू माइनस हाफ kz e square upon r. This will be the total energy of electron. अब देखो अपन इसके बीच में डिफरेंट रिलेशंस कैलकुलेट करनी है अपने को. तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी है और हाफ kz e square upon r किसके बराबर है बेटा, देखो kz e square माइनस kz e square upon r ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है. तो हम क्या पुट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये पूरी नेगेटिव kz e square upon r P के बराबर है. तो पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. ऐसे पुट कर सकते हैं. आप देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन. काइनेटिक एनर्जी है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. देखो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये टोटल एनर्जी है. तो हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को क्या पुट कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से अपनी E कम्स टू बी माइनस काइनेटिक एनर्जी. देखो हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर तो माइनस को यूं का और ऐड दो तो इसको पूरे को काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं. तो E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की पूरा किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी की. और यहाँ पे हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी. और इसके अंदर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम कि एज पी इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अब इसको देखो दोनों साइड से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो. अब ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर, ये माइनस को अगर हम हटा दें पूरे को और ये वाला फैक्टर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी 1/2 kz e स्क्वायर अपॉन आर. तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी बराबर होगी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड विद पोटेंशियल एनर्जी विद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद टोटल एनर्जी. नाउ एज आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, आर एन इक्वल्स टू एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम ई इंटू के जेड ई स्क्वायर. 4 पाई स्क्वायर इंटू एम ई इंटू के जेड ई स्क्वायर. एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं हम. देखो चेक कैसे करेंगे, एम वी आर इक्वल्स टू क्या था अपना एन एच अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम और एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ से आर की वैल्यू एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. इसमें इसको हम एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर
अपॉन एम इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से एम वी स्क्वायर अपने पास हो गया, एम वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर इंटू एम ई अपॉन आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम। तो देखो एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये एम वी स्क्वायर दोनों की साइड बराबर है तो इनको इक्वेट कर देंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर इंटू एम ई अपॉन आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आर कम्स टू बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई इंटू के जेड ई स्क्वायर। देखो वही है अपना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई इंटू के जेड ई स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, इन पर्टिकुलर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। तो ये nth सेल के अंदर हो गया अपने पास। अब ये r की वैल्यू इसके अंदर टोटल एनर्जी के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो Rn क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, Rn कम्स टू बी, ये Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो En माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। अब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम ई इंटू के जेड ई स्क्वायर। अब इनको टोटल सेट करेंगे तो ई एन कम्स टू बी, देखो 4 2 से तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 2 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट फैक्टर्स को साइड में करते जाएंगे हम, 2 पाई स्क्वायर माइनस आगे लगा दो इसमें k, देखो k 2 बार है तो k स्क्वायर, z 2 टाइम्स है तो z स्क्वायर, e 2 4 टाइम्स है तो e रेज़ टू द पावर 4 इंटू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब जैसे कि हमने रेडियस ऑफ एन एटम निकाला था और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की थी इन nth सेल, तो उसके बिहाफ पे ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट फैक्टर्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो अपने पास रह गया इसमें z स्क्वायर एटॉमिक नंबर और n स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो En कम्स टू बी माइनस 2.18 इंटू 10 -19 जूल, और वी कैन राइट दिस इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दिस इज जूल पर एटम। So this is the energy of electron in nth cell for hydrogen atom. Now आप देखो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जूल को, तो इतने जूल इक्वल्स टू कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 जूल विल बी इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको -1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो En अपने पास ये अप्रोक्सीमेट आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसको जूल पर मोल निकाल लिए तो इसको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्योंकि एक अवोगैड्रो नंबर में कितने एटम्स सपोज करेंगे हम, एक एटम की ये तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक अवोगैड्रो नंबर 1 मोल में कितने एटम्स होंगे अवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर अपने को डिफरेंट सेल्स के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट सेल, तो E1 इक्वल्स टू हो गया -13.6, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, Z इक्वल्स टू 1, और n स्क्वायर भी 1, तो 1/1 -13.6, E2 इन द सेम वे -13.6 इंटू 1/4,
In the same way, E3 comes to be -13.6 into 1/9. तो हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसे हम क्या कह सकते हैं, En पर्टिकुलर शेल के अंदर En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज द शेल नंबर। तो ये तो सेम एटम होगा। अब मान लो अपने पास डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम एंड सेम ऑर्बिट, एटम डिफरेंट है एंड ऑर्बिट सेम है। तो देखो क्या कर देंगे हम उसके अंदर, एटम डिफरेंट है तो एटम डिफरेंट है तो मतलब z की वैल्यू अलग अलग होगी डिफरेंट एटम्स के लिए, और ऑर्बिट सेम है मींस n इज सेम, तो n सेम, तो यहाँ पे E ऑफ n इन पर्टिकुलर शेल इक्वल्स टू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि सेल का नंबर क्या हो गया, ऑर्बिट क्या है, सेम है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, बिकॉज बोर्स मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। अब जैसे मान लो अपने को He+ के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे He+ के लिए क्या आ जाएगा, He+ के लिए फर्स्ट शेल के अंदर, तो En इक्वल्स टू -13.6 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल। अब इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनके ऊपर अप्लाई करेंगे डिफरेंट शेल्स के लिए। सो लेट अस सी, ये एक बार दोबारा देख लो, Rn की वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी टोटल अपने पास, ये वैल्यूज को अपन ने सारी कांस्टेंट फैक्टर्स को अलग से सेपरेट आउट करेंगे, और वेरिएबल क्या हो जाएगा इसमें, एक तो z और एक n, तो एनर्जी कम्स टू बी -2.18 into 10⁻⁹ Z² जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बदलना है तो उसको 1.6 into 10⁻⁹ के फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो 1.6 into 10⁻⁻⁻19 -19 क्या हो जाएगा इसके अंदर, 2.18 into 10⁻, ये -18 आएगा, 2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो अब इसको देखो 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19, तो +19 होगा, तो यहाँ से +19 कैसे चेक कर सकते हैं, +19 में से एक 10 का फैक्टर निकाल के इसमें एंटर कर देंगे, तो 21.8 अपॉन 1.6, तो उसको अप्रोक्सीमेट डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 13.6। अब देखो इसके अंदर अगर चेक करना चाहें हम फॉर्मूले से कि मान लो हमारा फॉर्मूला क्या पता गलत हो, तो इसको चेक करेंगे हम कैसे, बाय यूनिट्स। देखो 2 की कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट फैक्टर है, पाई यूनिटलेस फैक्टर है। अब के की वैल्यू आ जाती है अपने पास, तो देखो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाला था हम, फिर अगर नहीं निकालना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट न्यूटन बराबर के इंटू कोलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, En के अंदर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू z की कोई यूनिट नहीं है, e की पावर 4 मतलब कोलम की पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होगी, kg। अब नीचे n स्क्वायर की कोई यूनिट नहीं है, h स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, जूल का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूटन स्क्वायर मीटर की पावर 4 अपॉन कोलम की पावर 4 इंटू कोलम की पावर 4 इंटू kg अपॉन जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अपने पास ये क्या आ गया बेटा, कोलम की पावर 4 से कोलम की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब देखो न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है अपना, जूल के बराबर, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 2 न्यूटन इंटू 2 मीटर जूल के बराबर। तो इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, जूल का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg अपॉन जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जूल स्क्वायर से जूल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या बच गया, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पुट कर सकते हैं इसको। अब देखो kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दिस कम्स इक्वल्स टू न्यूटन, तो ये क्या हो गया अपने पास, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर आ गया, जूल। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, ये हमने पर एटम कैलकुलेट किया था, इसलिए ये किसके लिए, एनर्जी की यूनिट जूल में ही आएगी।
तो अब इसको डिफरेंट सेल्स के अंदर अप्लाई करेंगे। देखो अपने पास ये फॉर्मूला काम में आएगा, इसको अपन साइड में लिख लेते हैं। En कम्स टू बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो ये अपने पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है। ये n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल n इक्वल्स टू 1, n equals to 2, second cell, third cell, n equals to 4, n equals to 5। अब देखो फर्स्ट सेल को हमने क्या बोला था, K सेल। सेकंड सेल एनर्जी स्टेट इज L M N O। ये डिफरेंट एनर्जी सेल्स हो गए। अब देखो इनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो MVR, अपना एंगुलर मोमेंटम क्या था, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट सेल के लिए क्या हो गया, h अपॉन 2 पाई। सेकेंड सेल के लिए 2h अपॉन 2 पाई, मतलब h अपॉन पाई। थर्ड सेल के लिए 3h अपॉन 2 पाई। फोर्थ सेल के लिए 4h अपॉन 2 पाई, 5h अपॉन 2 पाई। और nth सेल के लिए वो आगे n बराबर इन्फिनिटी। ये आ गया अपने पास एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल के अंदर -13.6 देखो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 और एन स्क्वायर की वैल्यू भी फर्स्ट सेल के लिए क्या हो गया 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रही है, ई सेकंड E2, तो E2 -13.6, जेड की वैल्यू होगी 1, अब 2 का स्क्वायर 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि E की वैल्यू क्या कर रही है, n का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो -13.6 को 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 3 जा 12, 1 रिमेनिंग 6 को नीचे कैरी करेंगे तो 3 4 जा 16। अब E3 की निकालनी है अपने को एनर्जी, तो E3 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे E4 के लिए 13.6 अपॉन 16, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n बराबर 5 के लिए 13.6 अपॉन 25, E5 comes to be -0.544।
अब E इनफाइनाइट, देखो n का इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को तो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे एनर्जी इन इनफाइनाइट स्टेट इक्वल्स टू जीरो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स टू बी जीरो। अब देखो इसमें रिलेशन कैलकुलेट करना चाहिए हम, तो ये कह सकते हैं कि E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 लेस देन E4 लेस देन E5 लेस देन E इनफाइनाइट स्टेट के अंदर ऐसे आ गया। अब देखो E2 ये जो एनर्जी है इसको सेकेंड सेल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ES मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कोई भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का नाम लेता है तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे कि n की वैल्यू 2 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंटेड इन सेकंड शेल, सेकंड ऑर्बिट, सो दिस विल बी द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब देखो अब अपने को डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि E2 माइनस E1, यहाँ पे E2 माइनस E1, उसके बाद E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4। सो लेट अस सी E2 कितना है अपना माइनस 3.4 और E1 माइनस कितना है 13.6, तो 13.6 में से 3.4, तो 3.4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10.2, सो दिस कम्स टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 माइनस E1। अब देखो E3 माइनस E3 कितना है अपने पास माइनस 1.51 और E2 कितना है 3.40, तो 1.89, it comes to be 1.89 electron volt. Now E4 minus E3, value of E4 is 0.85, so 1.51 minus 0.85, 11, 6, 4, 14, 8, 6, so it comes to be 0.66, 0.66 electron volt. Now E5 minus E4, value of E5 is E4 is 0.850, 0.544, 0.306। तो देखो इनसे क्या कह सकते हैं हम, इनसे ये कह सकते हैं कि जो E2 और E1 का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, फिर देखो कम होता जा रहा है, तो दिस इज ये इनके एनर्जी के डिफरेंस हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराना है इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन कराने के लिए अपने को कितनी एनर्जी की जरूरत होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट से कौन से एनर्जी स्टेट के अंदर लेके जाना है इलेक्ट्रॉन को, वो होगी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब it is the amount of energy required to excite an electron from ground state to any other stationary state of an atom। अब मान लो अपने को 1 से और यहाँ तक लेके जाना है, तो 1 से 2 ये थर्ड सेल मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है अपने पास, यहाँ पे सेकेंड की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सेकेंड की थी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6, तो E3 अपने पास E3 माइनस E1, दिस इज E3 माइनस E1, तो E3 की वैल्यू कितनी है 1.51 और E1 की 13.6 माइनस 1.51, तो 10, 9, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो इसको अपने को इस स्टेट में निकालना है, फिर अपने को इस एनर्जी स्टेट में निकालना है। देखो अब थर्ड में अपनी ये 12.09, 3 की थी ना 1.51, 4 की होगी 0.85, तो 13.6 माइनस 0.85,
दिस इज 12.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 13.6 माइनस 0.544 13.056। तो देखो एक्साइटेशन, अगर अपने को फर्स्ट सेल के अंदर एक्साइट कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो फर्स्ट सेल के अंदर एक्साइट कराना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर अपने को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है सेकंड स्टेट के, सेकंड स्टेट, और ये कौन सा हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है। थर्ड ऑर्बिट, और व्हाट वी कॉल थर्ड ऑर्बिट एज अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो हमारे को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ सेल में, तो फोर्थ सेल में ले जाने के लिए अपने को 12.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाना है मतलब फिफ्थ सेल, तो फिफ्थ सेल के लिए 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब देखो, जैसे हम मान लो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी? आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू, अपने को फाइनली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस की एनर्जी हमने क्या कैलकुलेट की? 0, तो E ऑफ 0 फाइनल माइनस इनिशियल की एनर्जी कितनी है? E1, तो आयनाइजेशन एनर्जी 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए। तो ये तो एनर्जी होगी बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हमारे को कब कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ब्याह पे अपने को डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन इन द क्वेश्चंस कि इतनी एनर्जी सप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वो हमारे को ये एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लो हम ये कहते हैं कि हमने 12.95 एनर्जी सप्लाई कर दी, तो 12.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के अंदर एक्साइट हो जाएगा, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो दीज आर द डिफरेंट एनर्जी रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलेशंस फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो एक्साइटेशन एनर्जी, अब देखो मेन इसके अंदर अपने को क्या याद रखना है? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी स्टेट से, इस ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, इसको छोड़ के किसी भी स्टेट से, इन किसी भी स्टेट से बाहर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन एनर्जी। किसी भी स्टेट से, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, टू इनफाइनाइट। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में ले जाना। अब पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर देंगे? पोटेंशियल का मतलब, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल वी विल यूज द सेम टर्म, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई, कितनी एनर्जी से एक्सेलरेट करें सो दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी, कितनी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें सो दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। देखो क्या बोला मैंने? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू की एनर्जी with which electron is accelerated, or potential energy, potential with which electron is accelerated such that its ionization energy becomes equal to its kinetic energy। कि कितनी एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? उसकी काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब इट इज द पोटेंशियल विद विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड सच दैट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना। अब जैसे हमने ये देखे अलग अलग केसेस कि फर्स्ट स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, मतलब सेकंड सेल में, तो अपने को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जरूरत होगी। थर्ड सेल के अंदर भेजेंगे तो
12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जरूरत होगी। और थर्ड शेल को ये सेकंड जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसको थर्ड शेल बोलेंगे, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट वी कॉल इट एज। सो दिस इज द एनर्जी रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। Now we are going to discuss how it explains the Bohr's model of an atom explains the spectrum of hydrogen. So let us see. देखो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हो रही थी, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस से बाल्मर डेवलप, जे बाल्मर to calculate wavelength of lines in visible region, wavelength of lines visible region के अंदर कैलकुलेट करने के लिए जे बाल्मर ने फॉर्मूला डेवलप किया था। देखो 1/λ इन पर्टिकुलर शेल इक्वल्स टू R, ये R कांस्टेंट था, रेडबर्ग्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए बाल्मर्स फॉर्मूला था। बट दिस फॉर्मूला वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। इसमें जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे आएंगे अप टू इन्फिनिटी। सो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अभी अपन ने एनर्जी कैलकुलेट की, अपनी एनर्जी की वैल्यू थी En इक्वल्स टू माइनस kZe² अपॉन 2r, और r की वैल्यू थी n² अपॉन 4π² me इंटू kZe²। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो En कम्स टू बी माइनस kZe² अपॉन 2 इंटू n² इंटू 4π² me इंटू kZe²। तो यहाँ से ये वैल्यू अपने पास आ गई माइनस 2π² k² z² इंटू e⁴ इंटू me इंटू अपॉन n²h²। देखो 2 से तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गए k² z² e⁴ इंटू me इंटू π² n²h²। अब देखो जो एनर्जी हमने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में डिस्कस किया, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी ना रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो एक्साइट कराएंगे हम तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उसको डेल्टा ई को हमने कैसे कैलकुलेट किया, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई इन सेकेंड स्टेट माइनस ई इन मान लो फर्स्ट स्टेट, ये यहाँ पे E2 माइनस E1, दो स्टेट्स की फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब एज डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू पुट कर सकते हैं हम, एच न्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो ये यहाँ पे पुट करेंगे एनर्जी की वैल्यूज अपने, एच न्यू इक्वल्स टू E2 की वैल्यू होगी माइनस 2π² k² z² e⁴ इंटू me अपॉन h² इंटू सेकेंड स्टेट में मतलब n²। अब देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2π²
के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 इंटू एम ई अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन वन स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो एच न्यू कम्स टू बी, देखो 2 पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 4 इंटू एम ई अपॉन एच स्क्वायर। दिस कम्स टू बी ये 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब एच न्यू को क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको पुट कर सकते हैं हम एच सी बाई न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई लेमडा। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 बाई लेमडा कम्स टू बी ये आर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आर इसको बोलते हैं हम रेडबर्ग्स फॉर्मूला। और रेडबर्ग्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, टू कैलकुलेट और R की वैल्यू इज दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम R की वैल्यू। तो इसके अंदर और 1 बाई लेमडा एज वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा किसके बराबर होता है म्यू बार वेव नंबर। तो यहाँ से इसको वेव नंबर के बराबर भी पुट कर सकते हैं। देखो दोबारा देखो कि बाल्मर ने क्या डेवलप किया, बाल्मर ने ये जो वेवलेंथ निकाली वो वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ओनली इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में n की वैल्यू n1 की वैल्यू फिक्स थी, इसमें कितनी होगी 2 और n2 की वैल्यू वेरी करेंगी, तो बाल्मर फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कि अपन ने एनर्जी डिस्कस की थी तो एनर्जी बराबर अपनी ये आ रही थी -2 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो E2 माइनस E1 कर दिया, तो E2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो बाकी सारी चीज क्या है इसमें कांस्टेंट है, अपॉन नीचे क्या कर दिया कौन से एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकाली है सेकंड की, तो n2 स्क्वायर। अब ये माइनस E1 करेंगे तो E1 एनर्जी के अंदर ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो E1 क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट मेक्स इनको कॉमन ले लिया, फिर ये कांस्टेंट वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, सोल्व किया इसको तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। सो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। अब ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस अपने पास ऑब्टेन होंगी, तो इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास यहाँ पे n1 की वैल्यू, ये n1 की वैल्यू है, सीरीज n1 n2 and in which region the wavelength of the series lies। तो सीरीज सबसे पहले लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के अंदर n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये अपने पास अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करेंगी, ये दीज स्पेक्ट्रल लाइंस दे लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए अभी n2 डिस्कस किया था 2 और n1 की वैल्यू 2, n2 हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। और ये अपने पास लाई करेंगे इन द विजिबल रीजन। जो बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ आएगी अपने पास वो विजिबल रीजन में आएगी, लाइमन सीरीज की अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। लाइमन बाल्मर, उसके बाद पास्चन, पास्चन में 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट 4 5 6 7 एंड अप टू सो इंफिनिटी। पिफंड 5 6 7
8 and up to infinity. Humphrey 6, 7, 8, 9 and up to infinity. So these are different spectral series and they will lie in, ये भी infrared में होगी, infrared and this is far infrared. अब देखो N1 और N2 ऑर्बिट्स के अंदर ट्रांजिशन होगा, तो N1 और N2 ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन से अपने पास जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस को। देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सीरीज के अंदर और डिफरेंट रीजन्स के अंदर। देखो इसको हमने फर्स्ट शेल मान लिया, यहाँ पे n बराबर क्या है 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये यहाँ पे इंफिनिटी। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब होगा, रेडिएशन से एब्जॉर्ब होंगी तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, ये स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, फर्स्ट से 3 में 4, 5, 6 and this is last up to infinity. So these lines are the, ये लाइंस किसके अंदर आएंगे अपने पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गए, फिर हाई एनर्जी स्टेट से जब नीचे आएंगे लो एनर्जी स्टेट में, तो रेडिएशंस को एमिट करेंगे और वो जो डिफरेंट रेडिएशंस डिफरेंट वेवलेंथ होगी उनकी। अब मान लो अपने पास 6 से फर्स्ट शेल में आया ये एमिशन स्पेक्ट्रम, फिर 5 से 1 में, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस 1, 2, 3, 4, 5। देखो अपने अलग अलग ट्रांजिशंस हो रहे हैं, फाइनली किस में आ रहे हैं 1 में, तो N1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अपना कौन सा रीजन होगा, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये सब नीचे की तरफ जो आ रही है इनको हम एमिशन में कंसीडर करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज फॉर लाइमन सीरीज। अब देखो बाल्मर सीरीज के अंदर सेकंड के अंदर एमिशन होगा इसमें, तो 6 से एक इनफाइनाइट से भी मान सकते हैं हम, इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट टू सेकंड, 6 to सेकेंड, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस लाइमन सीरीज में 5 आई थी, ये अपने पास होगी बाल्मर सेकंड में। बाल्मर में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है 4। उसके बाद पास्टन सीरीज में 3, पास्टन के बाद ब्रैकेट में 2, and this is प्रीफंड 1। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस अपने पास देखो 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अब ये ट्रांजिशन अपना किस किस के बीच में हो रहा है, बिटवीन 6 to 1। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, देखो 6 to 1, तो 6 - 1 प्लस 6 - 1 + 1 अपॉन 2, तो 6 - 1 + 1 क्या हो गया ओनली 6, तो 5 6 या 30 अपॉन 2, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई अपने पास, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस रीजन। अब ये जो लाइमन सीरीज है, ये जो भी लाइन, ये इस वेवलेंथ की जो लाइंस आएंगी, ये सारी कौन से रीजन के अंदर लाई करेंगी, यूवी रीजन के अंदर। ये सारी बाल्मर सीरीज की विजिबल में,
और ये सारी सीरीज की लाइंस हैं अपने पास आएंगी IR इंफ्रारेड के अंदर। यहाँ पे हम्फ्री सीरीज को हमने कंसीडर नहीं किया इसमें, तो वो फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच वी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन। नाउ अब देखो इन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर अपने पास कब सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसमें लिमिटिंग लाइन, एक अपन टर्म यूज करेंगे लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब जब n2 की वैल्यू कहां पर पहुंच जाए इसमें, इनफाइनाइट। तो और फर्स्ट लाइन जब लास्ट से फर्स्ट के बीच में हो तो उसमें फर्स्ट लाइन होगी। जैसे अब अलग अलग सीरीज की लाइमन सीरीज, फॉर एनी सीरीज फर्स्ट लाइन, एनी सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए इसके अंदर क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम लैम्डा। तो लैम्डा मैक्सिमम होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, बिकॉज E इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास hc बाय लैम्डा और इक्वल्स टू h न्यू। अब उसके बाद लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन के लिए मिनिमम लैम्डा, सो व्हाट वी कैन से मैक्सिमम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा मिनिमम होगा, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। सो नाउ इसके बाद जो अपने क्वेश्चंस रिलेटेड टू द दिस स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. So thank you.